रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। हालांकि रात के 10 बजे वीडियो आती है तो रात के 10 बजे बोलना पड़ता है। वैसे अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो सुबह के 7:39 का समय हुआ है। और सुबह के 7:39 पर मैं छत पर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय अमूमन लोग सोकर उठते नहीं हैं, तो वीडियो थोड़ा शांति से बन जाती है। अच्छा, जितनी भी क्राइम की कहानियां मैं आप लोग को सुनाता हूं, उन क्राइम की कहानियों में ज़्यादातर लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि आप कोई भी कहानी पूरी नहीं सुनाते। यानी एक कत्ल होता है, कत्ल करने के बाद में जो मुजरिम होता है वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके बाद में उसे कोर्ट के अंदर क्या सज़ा मिली, यहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती। तो जितनी भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाता हूँ वो देखा जाए तो हाल ही में हुई घटनाएँ होती है, और कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ पर सुनवाई होती है, सारे जो साक्ष्य होते हैं, सबूत, गवाह, ये तमाम चीज़ें जो होती है, फिर उसके बाद सुनवाई, ये सारी चीज़ें होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए शायद सज़ा तक बात पहुंच नहीं पाती, और उसके बाद में नई नई कहानियाँ सुनाते चले जाते हैं। पीछे की कहानियाँ जो होती हैं उनमें क्या अपडेट आई, क्या सज़ा मिली, शायद वो कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये आप लोगों की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी में आप देखेंगे प्लानिंग से लेकर जुर्म, और जुर्म होने के बाद में कोर्ट के अंदर उसे क्या सज़ा मिली और जज साहब ने क्या कहा। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप चैनल पर हम रेगुलर हो गए और आप लोग देख भी रहे हैं कि चैनल पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स का सिलसिला लगातार बढ़ाया करें, क्योंकि मैं आपका जो कमेंट्स होता है ये वीडियो के अंत में पढ़ता हूँ। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। और हरियाणा में एक जगह लगती है पानीपत, और इसी पानीपत के अंदर एक इलाका आता है धूपनगर इलाका। इसी धूपनगर इलाके में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में 4 बेटे हैं। ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है, गरीबी है, मेहनत मजदूरी कर ये जो परिवार है अपना भरण पोषण करता है। अब इसी परिवार में एक लड़का है जिसका नाम अनिल है। उम्र लगभग इसकी 26 साल के आसपास है, शादीशुदा है। अनिल जो है वो इसी धूपनगर में एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी किया करता है। अब अनिल ठीक ठाक पैसे कमाता, जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। तो अनिल के जो माता पिता होते हैं एक दिन अनिल से कहते हैं कि बेटा, वैसे तो हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन बाकी के तुम्हारे भाइयों की स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है कि वो हमारा खर्चा उठा सके। लिहाजा हम तुमसे कहते हैं कि बेटा, अब तुम ही हमारा भरण पोषण करो और तुम ही हमारा ख्याल रखो। अब जैसे ही 26 साल का अनिल अपने माता पिता की ये बात सुनता है, वो तुरंत अपने माता पिता को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अनिल, अनिल की पत्नी और अनिल के जो माता पिता होते हैं अनिल के साथ इसी धूपनगर इलाके में रहने लग जाते हैं। अब ये जो अनिल था अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ख्याल रखना शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अनिल हमेशा की तरह अपनी सिलाई के काम पर जाता, सिलाई के काम से लौट कर आता। लौट कर आने के बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों का हालचाल भी पूछता, माता पिता का हालचाल भी पूछता, और इसी तरीके से ये जो रूटीन था ज़िंदगी का चलने लगता है। अच्छा, इधर अनिल के जो भाई थे वो भी अब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाते हैं, क्योंकि पहले उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन जब एक भाई है जो माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहा है, तो ऐसे में उन्हें भी थोड़ा सा संभलने का मौका मिलता है। भले ही सारे भाई अलग अलग हों, लेकिन उसके बावजूद भी इन भाइयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यार था। सारे भाई एक दूसरे के साथ में बड़े इखलास के साथ रहा करते थे। अब कहने को ये जो परिवार था बहुत ज़्यादा परफेक्ट परिवार हो चुका था, क्योंकि दोस्तों किसी भी परिवार के अंदर अगर एक बेटा ऐसा हो जो माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होता है, तो कम से कम जो बाकी के भाई होते हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो बेचारे ठीक से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनको भी एक सहारा मिलता है। तो किसी भी माँ बाप का एक बच्चा इस तरीके से बाहर निकले, पैसा कमाए, माँ बाप की जिम्मेदारी को भी समझे, तो ऐसे में उस परिवार के लिए ये एक बहुत गर्व का क्षण होता है। लिहाजा अनिल अपने माता पिता का इसी तरीके से ख्याल रख रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में इस परिवार के लिए एक मनहूस तारीख आती है, और ये मनहूस तारीख होती है 26 अक्टूबर साल 2020। 26 अक्टूबर साल 2020 को अनिल जो था वो अपनी ड्यूटी से घर लौट कर आता है। हमेशा की तरह अपनी पत्नी से मिलता है, अपने बच्चों के साथ थोड़ी बहुत देर खेलता है,
उसके बाद जाकर अपनी माँ और अपने बाबा का हालचाल पूछता है। और उसके बाद में रात काफ़ी हो जाती है तो सारे लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। जो माँ और बाबा थे वो भी उठ चुके थे, बच्चे भी उठ चुके थे, जो पत्नी थी वो भी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए उठ चुकी थी। चूंकि अनिल भी ड्यूटी जाता था तो उसे भी सुबह जल्दी उठना होता था। 5:30 बजे के आसपास अनिल उठ जाया करता था। लेकिन आज 5:30 बजे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था और अनिल जो था वो सोकर नहीं उठा था। अच्छा, थोड़ी देर तक तो परिवार वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि थक गया हो, क्योंकि दिन भर काम करता है तो थकान हो ही जाती है, उठ जाएंगे। लेकिन जब 6:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है और अनिल उठता नहीं है तो उसके बाद में जो पत्नी होती है अब अनिल के कमरे में उसको उठाने के लिए जाती है। पत्नी वो जिसका नाम संगीता होता है वो अनिल को उठाने की कोशिश करती है, उसको हिलाती डुलाती है। अब जैसे ही वो अपने पति अनिल को हिलाती है तो उसकी जो गर्दन होती है ये एक साइड में लुढ़क जाती है। अब संगीता ये देखकर घबरा जाती है कि एक व्यक्ति इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है कि उसकी जो गर्दन है वो ही एक तरफ को ढलक जाए और वो उठे ही ना। लिहाजा संगीता जो थी वो घबरा कर भागती है, अपने सास ससुर को जाकर पूरा माजरा बताती है। अब बेचारे जो अनिल के माता पिता थे वो भी भागते हैं। वो अनिल को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, उसको झकझोरते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, उसके जिस्म पर पानी के छींटे मारते हैं। लेकिन ये परिवार जितनी ही कोशिश कर रहा था, जितना ही वहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था, जितनी ही मेहनत के साथ में अनिल को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिल जो होता है वो उठता ही नहीं है। और दोस्तों, इसी तरीके से जो परिवार वाले होते हैं ये लगभग 15 से 20 मिनट तक अनिल जो था उसको हिलाते डुलाते रहते हैं, लेकिन अनिल उठता नहीं है। अब परिवार वालों को किसी अनहोनी का अंदेशा होता है, इसलिए अनिल में जो अनिल के माता पिता होते हैं अनिल के बाकी भाइयों को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले अनिल के जो भाई होते हैं राजेश चौधरी जी वो पहुंचते हैं। और अब तक आस पड़ोस के मोहल्ले में भी ये खबर फैल चुकी थी कि अनिल के साथ में कुछ अनहोनी हो गई है। लिहाजा पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो जाता है और वहीं से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि दोस्तों सारे ही लोग आपस में ये बात कर रहे थे दबे मुंह से कि अनिल अब इस दुनिया में रहा नहीं। जो अनिल अच्छा खाता था, जिसे ना कोई बीमारी थी, शाम को ड्यूटी से आया, रात को सोया और उसके बाद में सुबह उठा ही नहीं, तो ज़रूर अनिल के साथ में कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। इसीलिए वहाँ के किसी बंदे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस पहुँची। पहुँचने के बाद में अनिल की डेड बॉडी को देखा। अब पुलिस भी हैरान कि अच्छा भला आदमी था, ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी, ना कोई तबीयत खराब थी, तो अचानक से ऐसे कैसे मर सकता है। लिहाजा थोड़ा सा संदेह भी हुआ। अब संदेह हुआ तो फिर संदेह को कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता चला जाए कि इसके साथ में क्या कुछ हुआ है। एक ही रास्ता था और वो रास्ता ये था कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। लिहाजा ये बात परिवार वालों के सामने रखी जाती है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, और जो परिवार वाले होते हैं वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब परिवार वाले, बाकी पुलिस वाले, बाकी गांव वाले सारे ही लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद में हर कोई हिल जाता है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। क्योंकि जिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखने के बाद में हर किसी के होश उड़े हुए थे, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि ये जो अनिल था इसकी मौत किसी बीमारी या फिर कोई रहस्यमय तरीके से नहीं हुई, बल्कि अनिल का कत्ल किया गया है। और कत्ल उसका गला दबाकर किया गया है। उसकी गर्दन की जो हड्डी है वो हड्डी तक टूट गई है। अब ये कैसे पॉसिबल था कि इस घर के अंदर ही कत्ल हुआ? कोई घर के अंदर आया, गला दबाकर हत्या करके चला गया। न पत्नी को खबर लगी, न परिवार वालों को खबर लगी। इसलिए पुलिस अब इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अनिल के माता पिता से पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ थे, घर के अंदर क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या घर के अंदर कोई आया था। तो अनिल के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो खाना पीना कर कर शाम को सो गए थे। सुबह को बहू आई, उसने बताया कि अनिल उठ नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग पहुँचे और उसके बाद ये पूरी बात हो गई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अनिल की पत्नी, जिसका नाम संगीता होती है, उससे पूछताछ करते हैं कि घर के अंदर कोई आया था, क्योंकि तुम तो उसी कमरे के अंदर उसी बेड पर मौजूद थी, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि कोई आया और कत्ल करके चला गया? तुम कैसे इतनी गहरी नींद में थी? अब संगीता ये कहती है कि हाँ मैं नींद में तो थी, लेकिन मुझे एक बार आहट भी हुई थी, शायद कोई कमरे के अंदर आया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उठूं।
और मैं सोती रही। सुबह जब मैं उठी तो पति सो ही रहे थे। उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह बनाने के लिए चली गई, और जब वो अपने उठने के समय तक भी उठे नहीं तो उसके बाद मैं इन्हें उठाने के लिए गई, और जब उठाने के लिए गई तो इस तरीके से उनकी जो गर्दन होती है वो एक तरफ लटक जाती है। उसके बाद मैं माँ और बाबूजी को बुलाती हूँ, उसके बाद भैया को बुलाया जाता है। साहब मुझे नहीं पता कि क्या कुछ हुआ था, लिहाजा पुलिस वाले बार बार अलग अलग तरीके से इसी संगीता से पूछताछ कर ही रहे थे। लेकिन इसी बीच में संगीता जो कुछ भी बातें पुलिस को बता रही थी वो बातें ऐसी थी कि पुलिस को संगीता की ये बातें हजम ही नहीं हो रही थी। इसलिए पुलिस वाले अपनी तमाम जांच का जो दायरा होते हैं उस दायरे को पुलिस जो थी संगीता की तरफ मोड़ती है। अब थोड़ी देर तक संगीता इधर उधर की बातें करने में कामयाब रहती है, लेकिन आखिरकार संगीता पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में कहती है कि हाँ, अपने पति का कत्ल मैंने ही किया है। अब पुलिस वाले जब वजह पूछते हैं तो ये वजह भी प्रेम प्रसंग ही निकला। दरअसल जो संगीता होती है ये पुलिस को बताती है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपने चचेरे भाई सचिन से मोहब्बत किया करती थी। अब सचिन से मोहब्बत तो किया करती थी, लेकिन उसके बाद में इसकी शादी जो होती है वो अनिल के साथ हो जाती है। अनिल के साथ शादी होती है, शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं, लेकिन अभी भी संगीता के मन में उसका चचेरा भाई सचिन ही मौजूद था। वो अपने पति को ना कोई रिस्पेक्ट दिया करती थी, ना कोई इज्जत दिया करती थी, बल्कि वो अपने पति को पति तक नहीं माना करती थी। उसके दिल के अंदर अगर उसका पति कोई था तो उसका चचेरा भाई सचिन ही था। इसलिए अक्सर वो सचिन से फ़ोन पे बातचीत किया करती थी, कभी मौका मिलता तो मुलाकात भी करती। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती है कि अनिल को इस बारे में कानो कान खबर नहीं लगती, लेकिन इधर जो संगीता थी ये सचिन से लगातार बातचीत कर रही थी। और जैसा कि बड़े बूढ़ों की कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको 7 तालों के अंदर बंद कर 7 बक्सों में डालकर और 7 तख्त नीचे जाकर ज़मीन के अंदर भी दफना दिया जाए तो इसकी खुशबू और ये चीज़ें छुप नहीं पाती। और आखिरकार अनिल को इस बारे में खबर लगती है, क्योंकि अनिल जब कभी भी अपने काम से लौट कर आता तो देखता उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रही है। उसको देखते ही फ़ोन कट कर देती है। अब इन चीज़ों से अनिल को डाउट तो हुआ, अब ये कैसे पता करे कि उसकी पत्नी किससे बातचीत करती है। इसलिए अनिल ने फैसला करा कि उसकी जो पत्नी है उसका जो व्हाट्सअप है उस व्हाट्सअप को खंगाला जाए। तो कभी कॉल हिस्ट्री चेक करता, कभी व्हाट्सअप चेक करता, यहाँ से भी कुछ मिलता नहीं है तो उसके बाद में अनिल जो था अपनी पत्नी का जो व्हाट्सअप होता है ये किसी तरीके से अपने फ़ोन पर क्लोन कर लेता है। और उसके बाद में जब मैसेज, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें देखता है, अब इसको डाउट हो चुका था कि इसकी पत्नी जो है वो उसके ही चचेरे भाई सचिन के साथ प्रेम प्रसंग में है, जो कि शादी से पहले ही चल रहा है। लिहाजा अब इसके बाद में ये अनिल जो था अपनी पत्नी संगीता के ऊपर थोड़ी सी सख्ती रखता है, उसका फ़ोन वगैरह छीनता है, उसके फ़ोन पर नज़र रखता है, साथ के साथ अब वो कभी भी घर में उसको फ्री नहीं छोड़ता। अब ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो संगीता और उसका चचेरा भाई जो सचिन था, इन दोनों का थोड़ा सा मिलना मिलाना कम होता है, बातचीत बंद होती है। यानी संगीता सोच चुकी थी कि अगर अनिल जिंदा रहेगा तो हम दोनों के बीच में ना तो बातचीत होगी और ना हम दोनों एक दूसरे से कभी मिल पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अनिल को अब इस दुनिया से रुखसत करने का समय आ चुका है। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो अनिल था उसको रास्ते से हटाना तो था, लेकिन कत्ल कैसे किया जाए। अकेले ये काम संगीता कर नहीं सकती थी, इसलिए किसी तरीके से वो अपने चचेरे भाई सचिन से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद में कहती है कि उसके पति का कत्ल करना है। कत्ल इस तरीके से करना है कि किसी को कानो कान खबर ना लगे, गला दबाकर कत्ल करेंगे, कौन ही देखेगा, और उसके बाद हार्ट अटैक या फिर कोई और वजह बता देंगे, इस वजह से मौत हो गई, कौन चेक करेगा, कौन देखेगा। लिहाजा उसके बाद में ये कहती है कि तुम 26 अक्टूबर साल 2020 को आना, मैं शाम को चुपके से दरवाज़ा खोल दूंगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर इस अनिल की हत्या कर देंगे। वैसा ही होता है। 26 अक्टूबर आती है। संगीता जो थी वो अपने प्रेमी, अपने भाई सचिन को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में उसको बुलाती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर तौलिया से कत्ल कर देते हैं। अच्छा, गला जो है वो तौलिया से दबाया गया था, इसलिए गले के ऊपर कोई निशान भी नहीं थे। अब ये सारी चीज़ें जब संगीता कबूल करती है तो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी, कन्फर्म हो चुकी थी कि कत्ल जो है वो संगीता ने किया है। लेकिन अब मामला कोर्ट में जाना था। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि अगर संगीता ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए हैं, अब चूंकि कोर्ट के अंदर पुलिस के सामने दिए गए बयान जो है वो एक्सेप्टेबल है नहीं, इसलिए अब मुश्किल ये थी कि पुलिस को सबूत चाहिए। सबूत ये भी चाहिए कि संगीता और उसके चचेरे भाई सचिन के बीच में नाजायज रिश्ते हैं। सबूत ये भी चाहिए कि संगीता ने ही अपने पति का कत्ल किया है। सबूत ये भी चाहिए कि सचिन उस दिन यहाँ पर आया था। और सबूत ये भी चाहिए कि सचिन और संगीता इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया है। तभी ये मामला स्ट्रांग होना था।
इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं फैसला करते हैं कि फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए, और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। सचिन के जो कपड़े वगैरह होते हैं, पुलिस वाले उन कपड़ों को अपने कब्जे में लेते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं ये सचिन को भी अरेस्ट करते हैं, साथ के साथ इस संगीता को भी अरेस्ट करते हैं, और इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को फॉरेंसिक टीम के हवाले करते हैं। और जो फॉरेंसिक टीम होती है वो उस घटना स्थल पर डीएनए कलेक्ट करती है कि पत्नी का तो डीएनए वहाँ पर मिल सकता है, अगर सचिन वहाँ पर आया था और इसका डीएनए अगर मिल जाता है तो केस कोर्ट के अंदर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ के साथ इन दोनों के नाखूनों के अंदर अगर कोई स्किन है तो उसका भी डीएनए लेना पड़ेगा। साथ के साथ जिस व्यक्ति की मौत हुई है यानी अनिल की, उसके नाखूनों के अंदर अगर कोई स्किन फंसी हो, उसने बचाने का प्रयास किया हो और इन दोनों के नाखूनों की कोई स्किन आ गई हो तो उसका डीएनए सैंपल, ये तमाम तरीके की चीज़ें जब पुलिस वाले खंगालते हैं, फॉरेंसिक टीमें खंगालती हैं, तो पुलिस को और फॉरेंसिक टीम को 22 ऐसे सबूत मिलते हैं ये कंफर्म करते हैं कि जो सचिन है ये उस रात वहाँ पर आया भी था और इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया था, और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी है। मामला कोर्ट में पहुँचता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, और जज साहब जब इस पूरे केस की तमाम दलीलें, तमाम सबूत सुनते हैं, तुरंत इन दोनों को दोषी मान लेते हैं, कहते हैं कि हाँ इन दोनों ने क्राइम किया है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति कत्ल करता है और कत्ल करना साबित हो जाता है, वो उसके ऊपर साबित हो जाता है कि क्राइम और कत्ल करने में यही लोग शामिल हैं, तो फिर ऐसे में एक ही सज़ा मिलती है, उम्र कैद की सज़ा। अब यहाँ पर इन दोनों के जो वकील होते हैं, जब उनको लगता है कि अब ये दोषी करार हो गए, उम्र कैद की सज़ा होगी, तो अब ऐसा करते हैं कि इनकी सज़ा ही कम करा लेते हैं। तो उसके पीछे तर्क ये दिए जाते हैं कि जो संगीता है ये तर्क देती है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं अगर उम्र कैद को चली गई तो पति तो पहले ही मर चुका है, इन बच्चों का क्या होगा, इनकी कौन परवरिश करेगा। दूसरी तरफ जो सचिन है ये तर्क देता है कि वो एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा है, इसलिए उसकी सज़ा कम कर दी जाए, उम्र कैद न दी जाए। लेकिन जो जज साहब होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम दोनों ने जो क्राइम किया है वो भी रेरेस्ट क्राइम में आता है, तुम दोनों ने भी किसी का सहारा छीना है, तो महज इस बात पर कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम अपने माता पिता का सहारा हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी सज़ा कम नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर तुम्हारी सज़ा कम कर दी गई तो इस तरीके के क्राइम और बढ़ेंगे, इसलिए तुम दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर ये 25,000 रुपये का जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर 3 साल की अतिरिक्त सज़ा भी इन दोनों को सुनानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों उसके बाद में इन दोनों को जेल भेजा जाता है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, और ये दोनों अपने किया जो इन्होंने किया था उसका जो भुगतान है वो जेल के अंदर गुजारेंगे। बहरहाल आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सर कोई ऐसी कहानी सुनाइए कि जिसमें क्राइम किया गया हो और उसको सज़ा भी मिल गई हो, तो आप लोगों की फरमाइश पर यह कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है। पूरी कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, इसमें अशबा हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, आपको रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह पाक आपके सब्सक्राइबर में बहुत इजाफा करे, आमीन। और इनके कमेंट्स पे रिप्लाई करती हैं फरजाना सिद्दीकी जी, वो भी लिखती हैं आमीन सुम्मा आमीन। तो फरजाना सिद्दीकी जी, अशबा जी, आप दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में परवेज़ अहमद बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मेरे भाई आपका भी शुक्रिया। यशपाल सोलंकी लिखते हैं मलिक जी, जहाँ अवैध संबंध शब्द आ गया वहाँ जो भी लोग उनसे संबंधित हैं वहाँ अवैध करते ही होंगे। यशपाल सोलंकी फ्रॉम बुलंदशहर। तो यशपाल सोलंकी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो बात कही मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, चंद मिनट की खुशी प्राप्त करना ही छोड़ दो। तो स्पष्ट है अवैध संबंध करने का कारण यही है, कहानी सुनाने का अंदाज बेस्ट है, तभी सब्सक्राइब कर रखा है आपको। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाजायज़ संबंधों में यही अंजाम होता है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं, अल्लाह खैर करे। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं सुनील जी। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं अवैध संबंध लिव इन रिलेशनशिप में क्राइम बहुत कॉमन हो गया है। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपने सही कहा, आज के इस दौर में ऐसा कोई रिश्ता बचा नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित ना कर दिया हो, और हर रिश्ते के अंदर क्राइम हो रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि क्राइम इसकी उम्र बहुत छोटी होती है, इंसान प्लानिंग तो बड़ी करता है लेकिन उसके बाद में वो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मैंने आप लोगों को ऐसी भी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें क्राइम करने वाला व्यक्ति 40 साल के बाद भी पकड़ा गया है। इसलिए इंसान को क्राइम से हमेशा दूर रहना चाहिए।
तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।